गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग Good morning, sir. सुदाक्ष। Yes, sir. ओके, गुड मॉर्निंग। क्या आप लोगों को ये ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है पीछे? हाँ, दिखाई दे रहा है सर। साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो क्लियर। अभी तो सर फिलहाल साफ ही है। एंड में आपकी क्लास हमेशा ब्लर हो जाती है। चलो देखते हैं, एंड की चिंता मत करो, फिलहाल स्टार्टिंग चिंता करो, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड में बताना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा नजदीक कर लिया है ब्लैक बोर्ड को, सॉरी व्हाइट बोर्ड को मैं थोड़ा हाँ, नजदीक कर देर लिया। लग रहा है सर। नजदीक करने से शायद हो सकता है हम्म। थोड़ा सा वो तो दिखाई दे, आई थिंक। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ शेड्यूलर्स बताना है मुझे, और मैं साथ में इसका भी डिस्कशन करूंगा, थोड़ी सी चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है ना? दिखाई दे रहा है यस मैं? सर। हो सकता है मेरा हाँ, आप खोपड़ा दिख तुम्हें कम दिखाई दे, रहे। तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन खोपड़े से मतलब नहीं है, वो दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा बताना मुझको और आइडिया देना। ओके ओके। अब शायद मेरा खोपड़ा दिखाई दे तुम्हें, है ना? ब्लैक बोर्ड हाँ दिख सर। रहा होगा। चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। देखिए, शेड्यूलर काम तो बेसिकली होता है शेड्यूल करना, ये हम सभी जानते हैं। और साथ में एक चीज और ये हम समझें कि जब मैं कल स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, तो शेड्यूलर्स होते कितने प्रकार के, पहले मैं ये बता दूं आपको। ठीक है ना? तो पहले होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, राइट? और फिर होता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और फिर तीसरा होता है आपका मीडियम टर्म। कहीं कहीं मिडिल टर्म भी लिखा रहता है। ये शेड्यूलर होता है। तो मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा था। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, सपोज करिए कि ये आपका सेकेंडरी मेमोरी, क्या है? सेकेंडरी यानी कि हार्ड डिस्क, ये सेकेंडरी मेमोरी है आपकी। अब सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम पड़े, सपोज करो ये आपकी रैम यानी कि मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी। तो क्या होता है कि शेड्यूलर का जो काम होता है, तो क्या करता है कि सेकेंडरी मेमोरी से प्रोग्राम को, ये जो प्रोसेस है, जो प्रोग्राम है, उन प्रोग्राम्स को मेमोरी एलोकेट कराना। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस कहाँ जा रही है? मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी में नहीं जाएगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोग्राम पड़े हुए हैं आपके, ये सारे के सारे आपके मेन मेमोरी में शेड्यूलर क्या करता है? इसको डिस्पैच करता है। अब सवाल आता है कि सभी प्रोसेसेस को नहीं करता, उन्हीं प्रोग्राम्स को करता है, शेड्यूल करता है, जो वास्तव में शेड्यूल होने लायक, यानी कि वो बहुत सारी चीजों को चेक करता है। वो इस बात को देखता है कि प्रोसेसर्स को कितना नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट चाहिए, कितना मेमोरी एलोकेशन चाहिए, कितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है। ये सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद वो यहाँ से प्रोग्राम्स को मेमोरी में शेड्यूल कर देता है। ये शेड्यूलर का काम है। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से आपका मेन मेमोरी में जा रहा है, तो उसने शेड्यूल कर दिया।
कि हाँ मेन मेमोरी में चला गया, ये उसने डिस्पैच किया। अब ये जो काम यहाँ पर होता है वो क्या होता है, LTS का होता है, ठीक है। यहाँ पर एक CPU है, ठीक है। सपोज करो उसने जो है इन सभी बहुत सारे P6 तक प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया रैम के अंदर, जो वास्तव में एग्जीक्यूट करना चाहिए, यानी कि रेडी स्टेट में आपकी प्रोसेस चली। अब रेडी स्टेट में प्रोसेस चली गई, तो अब ये प्रोसेस 1 बाय 1 करके CPU एग्जीक्यूट करेगा। तो जब एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि प्रोसेस जो है आपका CPU में आएगा, ठीक है। प्रोसेस आपका CPU में आएगा तो एक एक करके आएगा, एक साथ प्रोसेस नहीं आएगा। ये मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट था, इसलिए हमने नंबर ऑफ प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में ला दिया। ये लो भैया, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, एक से ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है, तो रैम के अंदर शेड्यूलर ने शेड्यूल कर दिया, ठीक है। अब LTS की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, मल्टी प्रोग्रामिंग को मेंटेन करना। सपोज करो कि इसमें प्रोसेस पड़ी हुई है, अब यहां से प्रोसेस जब यहां पर आएगी तो ये काम कौन करता है, STS करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। यहां पर मेन मेमोरी और CPU के बीच में जो कंडीशन है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की है, यानी कि रेडी स्टेट से आपका मेन मेमोरी रन स्टेट में जा रहा है। देखिए जैसे कि मैं यहां पे बना देता हूं, ये आपका न्यू स्टेट है, आपका ये रेडी है, तो ये रनिंग है, अब देन टर्मिनेट, यहां पर वेट एंड ब्लॉक, IO रिक्वेस्ट एंड IO कंप्लीशन। नॉर्मल जो है प्रोसेस स्टेट डायग्राम जो बना हुआ है। तो अब न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में प्रोसेस जब आती है, यहाँ पे क्या है, LTS यूज होता है। मैंने बताया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपका वर्क करता है, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपका वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बीच में SPS शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, वही बात यहाँ पे हो रही है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अच्छा, इसी तरह इन केस मान लीजिए कि रैम के अंदर प्रोसेसेस ज्यादा हैं और वो स्पेस थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, वो मतलब स्पेस थोड़ा कम है। अब स्पेस कम होगा तो CPU का जो यूटिलाइजेशन है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमको ध्यान देना है कि CPU का जो यूटिलाइजेशन है वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, वरना आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। आपको जो वर्किंग है प्रोसेस एग्जीक्यूशन की, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, स्पीड नहीं मिलेगी, हो सकता है और भी प्रॉब्लम्स आ जाए। तो होता क्या है कि ये जो प्रोसेस है ये क्या करेगा, कुछ प्रोसेसेस को वापस भेज देगा सेकेंडरी मेमोरी में, यानी प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी में दोबारा भेज दिया। इसके बाद कुछ स्पेस इसका खाली हुआ, इससे क्या होगा, CPU का जो यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज करेगा और रैम में प्रोसेस डिक्रीज करेगा, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग आपकी डिक्रीज हो रही है लेकिन CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। यही होना चाहिए। प्रोसेसेस एक से ज्यादा रहेंगे नो डाउट, पर रैम जो होती है वो लिमिटेड साइज की होती है, और जितना लिमिटेड साइज का रैम होगा उतना मेमोरी जो एक्सेस टाइम है वो कम होगा। जब एक्सेस टाइम कम होगा तो ऑब्वियसली CPU का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, हमें ज्यादा देर तक नहीं ढूंढना पड़ेगा, जल्द से जल्द ढूंढ के हम उसको दे देंगे तो वो चीजें नहीं होंगी। तो अब ये उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्वैप आउट और इसको हम बोलते हैं स्वैप इन, यानी कि जैसे ही इसका प्रोसेस थोड़ा और कम होगा, यहां से वो प्रोसेस जो स्वैप आउट हुआ था वापस रैम में आ जाएगा और वही प्रक्रिया फिर चालू होगी। तो ये काम कौन करता है, MTS, मिडिल टर्म शेड्यूलर, सॉरी मीडियम टर्म शेड्यूलर, ये काम इसका होता है।
देखिए ये एक होल कॉन्फ़िगरेशन था टाइप्स ऑफ शेड्यूलर की अपनी अलग अलग वर्किंग है। इसका काम क्या है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को मेंटेन करना। जैसे कि मैंने बताया शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है, रन टाइम में यूज होता है, प्रोसेसेस को रैम के अंदर या उसके अंदर रन स्टेट के अंदर एग्जीक्यूट कराना, या रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट के बीच में प्रोसेस को ले जाना, ये आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर वहां यूज होता है जहां पर आपका प्रोसेस जब ओवरलोड हो जाता है, मेमोरी बढ़ने लगती है, तो उसको स्वैप आउट स्वैपिंग कराना मिडिल टर्म शेड्यूलर का काम होता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये एक प्रोसेस स्टेट डायग्राम मैंने बताया। सपोज करो कि न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में बहुत सारी प्रोसेसेस आ रही हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस आ गई, इसका साइज बढ़ने लगा। इसने क्या किया, अपने प्रोसेसेस को सस्पेंड किया, जिसको हम बोलते हैं सस्पेंड रेडी। वापस शेड्यूल होगा, उसको बोलते हैं रिज्यूम, इसको बोलते हैं सस्पेंड। इसी तरह वेट एंड ब्लॉक में प्रोसेस कब आती है, जब प्रोसेस खुद से प्रियम्प्ट होना चाहता है। प्रियम्प्ट होने का मतलब है कि प्रोसेस, देखो प्रियम्प्ट दो तरह से हो सकता है। अगर प्रोसेस शेड्यूल होता है, प्रोसेस अगर आपका शेड्यूल होता है, वो तो बाय रूल शेड्यूल होता है। अब प्रोसेस कभी कभी क्या करता है, इंटरप्ट भी आता है। जब प्रोसेस में इंटरप्ट आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट को पहले हैंडल करता है, मैंने कल भी बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट को पहले हैंडल करता है। जब इंटरप्ट को पहले हैंडल करता है तो जो भी प्रोसेस रनिंग स्टेट में होती है वो उसको वापस रेडी स्टेट में फेंक देता है, यानी कि उसको प्रियम्प्ट कर देता है, धकेल देता है। नहीं तो नॉन प्रियम्पशन मोड में वर्किंग होती रहती है बाय रूल। कभी कभी कोई प्रोसेस आती है और वो कहता है मुझे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट रिसोर्स की आवश्यकता है, तो वो प्रोसेस वहां से सीपीयू उसको टर्मिनेट करके कहां भेज देता है, वेट एंड ब्लॉक में दे देता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसी तरह इसमें भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्रोसेसेस अगर बढ़ने लगते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस अगर बढ़ने लगते हैं तो इसका भी साइज बढ़ने लगता है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर सस्पेंड वेट। सर ब्लर होना स्टार्ट हो गया। अरे यार क्या बताएं, सस्पेंड तो ब्लैक। आप जो लिखे हैं नीचे वो समझ नहीं आ रहा क्या लिखे हैं। अब दिख रहा है, सर देख वो मतलब समझ में आ रहा है कुछ लिखा है, ये नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है। वो नेट की प्रॉब्लम है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। उस तरह कभी आता नहीं है जनरली। मेरी आवाज तो समझ में आ रही है ना, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हाँ आवाज समझ में आ रही है सर सिर्फ। तो मैंने वही बात की कि सस्पेंड ब्लॉक या सस्पेंड वेट एक अलग से स्टेट क्रिएट होती है। और यहाँ पर भी हमारा जो स्वैप इन स्वैप आउट कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये काम करता है एमटीएस। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये एमटीएस का एरिया होता है, ठीक है। तो मैंने जो आपको कल ब्लैक बोर्ड में उसमें आपको बताया था, कल जो मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के समझाया था एडवांस वाला, ये मैंने वापस इसको यहाँ पे किया हुआ है और मैंने कुछ खास नहीं किया है, कल वाला ही डायग्राम मैंने यहाँ पे करा हुआ है। तो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो यही था। अब चलो मैं इसको वापस जो है मैं अपने पेंट वाले उसमें वापस फिर आता हूँ, ठीक है। मैं पेंट वाले में फिर से आता हूँ आपको। हेलो, आ रही ना मेरी आवाज? यस सर यस सर। हाँ हाँ आ रही है। चलो मैं पेंट वालों को फिर से शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि हमने क्या किया, कैसे प्रोसेसर जो है सेकेंडरी मेमोरी से रैम में जाता है और रैम से इंटरप्ट की वजह से वापस रेडी स्टेट में क्या कहते हैं वापस सेकेंडरी मेमोरी में आता है। उसका रीजन मैंने आपको बताया। रन स्टेट में एक बार में एक ही प्रोसेस हो सकता है, रेडी स्टेट में मैनी प्रोसेस हो सकते हैं, वेट एंड ब्लॉक में मैनी प्रोसेस हो सकते हैं। न्यू स्टेट से रेडी स्टेट के बीच में आपका मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि एलटीएफ यूज होता है। उसी तरह आपका रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट के बीच में एसटीएफ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है। और जब कभी भी हम वेट एंड ब्लॉक स्टेट से एक अलग सस्पेंड रेडी या सस्पेंड ब्लॉक बनाते हैं
वहां पर आपका मिडिल टर्म शेड्यूलर यूज होता है या मीडियम टर्म शेड्यूलर उसका वर्क होता है, क्योंकि वो स्वैप इन स्वैप आउट कराता है प्रोसेसेस को, इसलिए क्योंकि मेमोरी का साइज बढ़ने लगता है, इससे सीपीयू का थ्रूपुट यूटिलाइजेशन पूरी तरह से डिक्रीज होने लगता है, तब ये डिसीजन मिडिल टर्म शेड्यूलर लेता है। ये मैंने आपको समझाया, टाइप ऑफ शेड्यूलर में यही वर्किंग होती है। अब इसी के अंदर कुछ चीजें और होती हैं। देखिए एलटीएस का एक काम और होता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को मेंटेन करना। तो मेंटेन करने का मतलब ही यही होता है, जब न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का ही काम होता है कि वो प्रोसेस को क्या करे, मैनेज करके चले। अच्छा, दूसरी चीज ये बैलेंस करना होता है। देखिए कई तरह के प्रोसेसेस होते हैं, सब प्रोसेस की अपनी एक इच्छा होती है कि वो क्या चाहते हैं। तो कुछ लोग होते हैं, जैसे भोजन करने की बात आती है, कुछ लोग होते हैं नहीं मेरे को सिर्फ यही भोजन यही एक आइटम है मुझे डेली चाहिए खाने के लिए, डेली मेरे को शेड्यूल में चाहिए। जैसे आप लोग संतुलित आहार लेते हो दोपहर में और शाम को आप उसको चेंज कर देते हो, थोड़ा कम खाते हो, कुछ लोग कुछ ज्यादा भी खा लेते हो। तो अगर इस सिचुएशन में आप चलते हो तो सब कुछ मेंटेन रहता है। अगर आप सूरज निकलने से पहले, डूबने से पहले खा लेते हो तो आप पूरी तरह स्वस्थ कहलाते हैं। ये ह्यूमन है, ये नेचुरल है। अगर आप लेट नाइट तक ये काम करते हो तो आपको समस्याएं होती हैं, कई तरह की भी चीजें आपको दिक्कतें आती हैं। तो क्या होता है कि ये बैलेंस है, तो हम बैलेंस करके अगर हर चीज चलते हैं तो हमको समस्या नहीं आती। उसी तरह क्या होता है, प्रोसेस जो पड़ी होती है, जो प्रोसेस आपकी पड़ी होती है, ये प्रोसेस को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है ना, दो कैटेगरी में हम प्रोसेसेस को बांट देते हैं। एक आपका प्रोसेस होता है सीपीयू बाउंड प्रोसेस, एक होता है सीपीयू बाउंड प्रोसेस। सीपीयू बाउंड, एक होता है इनपुट आउटपुट बाउंड। इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। ठीक है, तो ये दो तरह के देखिए प्रोसेस है। हम प्रोसेस को दो कैटेगरी में बांटते हैं, सीपीयू बाउंड और इनपुट आउटपुट बाउंड। अच्छा, सीपीयू बाउंड प्रोसेस किसको कहते हैं? ऐसे प्रोसेस जो सीपीयू का टाइम ज्यादा मात्रा में यूटिलाइज करना चाहते हैं, उनको हम बोलते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस जो इनपुट आउटपुट ज्यादा मात्रा में यूज करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं कि इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। तो सपोज करो कि कोई प्रोसेस अगर इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट लेता है तो वो क्या करता है, क्यू में चला जाता है। वो क्यू में चला जाता है, यानी कहने का मतलब वेट एंड ब्लॉक स्टेट में तो रहता है, जब मौका मिलता है वापस रेडी क्यू में जाता है ना, तो रेडी क्यू में लग जाता है और तब तक लगा रहता है जब तक उसको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट उसकी कंप्लीट नहीं हो जाती है। इससे पता चल जाता है कि वो प्रोसेस आईओ रिक्वेस्ट ज्यादा यूज कर रहा है। अब बैलेंस की जहां तक बात करें तो बैलेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए ये सीपीयू बाउंड प्रोसेस 5 है तो आपके आईओ प्रोसेस भी 5 है, तो ये बैलेंस है। ये कॉम्बिनेशन बना होना चाहिए। अगर आप कल कह दो कि इसके पास 10 प्रोसेस है और इसके पास एक प्रोसेस है, तो यहीं से प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। 10-1 का रेशियो नहीं होता है। इसमें बैलेंस का मतलब क्या है कि आधे प्रोसेस इसमें हो और आधे प्रोसेस इसमें हो, तो बैलेंस बना रहे। उससे क्या होता है कि सीपीयू बाउंड प्रोसेस तो लगे हुए हैं 10 के 10, वो छोड़ ही नहीं रहे सीपीयू को, और इनपुट आउटपुट में एक प्रोसेस है। इन केस हर प्रोसेस को सीपीयू की भी जरूरत पड़ती है और इनपुट आउटपुट प्रोसेस की भी जरूरत पड़ती है। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो आईओ रिक्वेस्ट की मांग कम करते हैं, तो वो सीपीयू उनको मिला, वो एग्जीक्यूट हुए और टर्मिनेट हो गए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो क्या होता है कि जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है, ये थोड़ा सा क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग डिक्रीज होता है तो ऑब्वियसली सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, जो कि अच्छा माना जाता है। तो ये जो मैंने प्रोसेस की कैटेगरी आपको बताई कि दो प्रोसेस की कैटेगरी है, सीपीयू बाउंड प्रोसेस और इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ये कॉम्बिनेशन में चलना चाहिए। 60 और 4 का रेशियो भी काम कर जाएगा यहाँ पे, पर इसके बाद भी अगर आप करते हो तो प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि सीपीयू क्या चाहता है कि जब रैम से वो डेटा उठाता है तो रैम में जितने भी प्रोसेस आपकी पड़ी हुई
वो 1 बाई 1 करके एग्जीक्यूट करता है सीपीयू। जब सीपीयू उसको 1 बाई 1 करके एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस को टर्मिनेट भी करता है साथ साथ, और उसी वक्त अगर कोई आईओ रिक्वेस्ट मांग लेता है, तो देखिए कुछ प्रोसेस तो चली गई आईओ रिक्वेस्ट में, वो उसको वेट करते हैं, वहां भी तो वेटिंग है कि कब मुझको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट प्रिंटर स्कैनर लाइक जो भी है मुझे मिल जाए, मैं अपना काम खत्म करूं, वापस रेडी क्यू में लगूं, वहां भी मुझे क्यू में लगाना पड़ता है। अब कुछ प्रोसेस डायरेक्टली सीपीयू को लेके सीपीयू को टाइम ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, अब कुछ लोग इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट को ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। तो ये बना रहता है, ये चलता रहेगा, इसको हम नहीं रोक सकते। तो प्रोसेसेस में जब हम बात करते हैं टाइप ऑफ शेड्यूलर्स में, तो हम इस प्रोसेस की कैटेगरी को भी समझते हैं, लिखते हैं, और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को भी लिखते हैं। क्योंकि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, तो आपका जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। यदि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आपकी डिक्रीज हो रही है, यूटिलाइजेशन आपका यानी थ्रूपुट आपका बढ़ेगा। थ्रूपुट कब बढ़ता है? जब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बैलेंस्ड होती है या डिक्रीज होती है। मान लीजिए 6 प्रोसेस हैं, अब 6 प्रोसेस के हिसाब से उसके पास साइज जो है बहुत ज्यादा हो गया, अब स्पेस बचा नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम को अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो सीपीयू वहां पे क्या करेगा? ऑब्वियसली क्या करेगा कि ये प्रोसेस वापस जो है स्वैप आउट हो जाएंगे सेकेंडरी मेमोरी में। जब कुछ बैलेंस बचेगा इस प्रोसेस को 1 बाई 1 करेगा। इससे क्या सीपीयू अपना काम तेजी से चालू कर देता, यानी थ्रूपुट आपका बढ़ जाता है। और थ्रूपुट कब कम होगा? जब आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग आपकी बढ़ती रहेगी, कुछ अननेसेसरी भी बढ़ती रहेगी। तो रैम में वही प्रोसेस इसीलिए आते हैं, एलटीएस इस चीज का पूरा मैनेज रखता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ही मेंटेन करता है। कोई पूछ ले कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कौन मेंटेन करता है, कौन हैंडल करता है, तो आपको जवाब होना चाहिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो पूल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, पूल में डेडलॉक की सिचुएशन बनेगी, और डेडलॉक की सिचुएशन ऑपरेटिंग सिस्टम में बनने का मतलब है कि आपकी पूरी प्रोसेस किल हो गई विदाउट एग्जीक्यूशन, डेड हो गई, तो वो ठीक नहीं है। तो ये सीपीयू या सिस्टम के परफॉर्मेंस के हिसाब से ठीक नहीं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपकी जो ओएस है, ओएस में 2 कैटेगरीज हैं। एक होता है आपका कर्नल, आपका कर्नल होता है, मोड एक होता है यूजर मोड। उसी तरह ओएस का जो कैटेगरी है, मैंने बताया था एक बार, आपका एक होता है आपका कर्नल, और एक होती है आपकी सेल। अगर आपको पता हो, याद हो, मैंने एक एग्जाम्पल कराया था आपको ऑब्जेक्टिव। एक आपकी सेल होती है, तो सेल का नाम होता है कमांड इंटरप्रेटर, इसी तरह कर्नल है, ये चीजें मैंने बताया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं कर्नल ही होता है, बट उसकी कुछ कैटेगरी बांटी गई है कि यूजर मोड में कैसे वर्क होगा और कर्नल मोड में कितना वर्क होगा। इसीलिए वहां पे यूजर मोड और कर्नल मोड दिया गया है, ताकि कर्नल पे लोड ना पड़े। तो ये तो रैम है, रैम से सीपीयू में आपका प्रोग्राम आता है, वो एग्जीक्यूट होता है, बाहर चला जाता है, स्पेस खाली हुआ, दूसरा प्रोग्राम तुरंत लोड हो जाता है। तो ये भी ध्यान देना पड़ता है कितना रैम के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग एलटीएस इस चीज को मेंटेन करके चलता है कि कितने प्रोसेसेस को ये होल्ड कर सकता है जब सीपीयू अपनी वर्किंग में हो, आइडियल ना बैठे। क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में आइडियल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, ये था आपका प्रोसेस कैटेगरीज में इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस एंड सीपीयू बाउंड प्रोसेस। ठीक है ना? कुछ आप लोगों को पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। खुदा, एक ही बच्चा बस सही है सर अभी एडमिट तो। है। हेलो, यस सर। कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं आप। नहीं सर अभी सर। ओके, थैंक यू। यस।